नमस्कार दोस्तों। आज चर्चा करेंगे अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस विच हैव बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट के लिए भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज जनरल स्टडी पेपर इज कंसर्न्ड इन एनी एग्जाम, मे बी यूपीएससी, सिविल सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और वेरियस एग्जाम्स कंडक्टेड बाय स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसमें जैसा कि आपको पता है, भारतीय संविधान जो है ये बल्किएस्ट रिटन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, जो लिखा हुआ है, और बल्किएस्ट सबसे बड़ा। और बहुत सारे इसमें जो प्रोविजंस हैं जो डिफरेंट कंट्रीज से अडॉप्ट किए गए हैं। जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उस कमेटी ने बहुत सारे प्रोविज़न दूसरे देशों के संविधान से लिए हैं। जैसे यूएसए से उन्होंने लिया फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट और फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। ब्रिटेन से लिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर, आई मीन स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसी प्रकार से आपका ये साउथ अफ्रीका से उन्होंने लिया इनडायरेक्ट इलेक्शन टू मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। और ये जो कंसेप्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आयरिश रिपब्लिक से लिया गया है। और इसके अलावा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, उससे भी बहुत सारे प्रोविजन लिए गए हैं। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई प्रोविज़न ओरिजिनली नहीं था। जब ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जो कि हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे कहलाता है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो उस समय इसमें कोई प्रोविज़न एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड नहीं था। इट वाज लेटर इंट्रोड्यूस्ड by 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट का प्रोविज़न ऐड किया गया। तो ये सारी चर्चाएं आज डिटेल में करेंगे, तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, जनरल स्टडी के पेपर में, कि व्हाट आर दी वेरियस provisions made in the Indian Constitution as far as protection and improvement of environment is concerned। तो अब मैं आपको पीपीटी पे ले चलता हूँ। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट टू एनवायरनमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कमिटमेंट की गई है एनवायरनमेंट को लेकर के। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बेसिक लॉ ऑफ द लैंड है, जिससे कि सारे लॉज वो अपनी सैंक्टिटी डिराइव करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जिक्र करूंगा मैं, 1972 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। ये सबसे पहली और सबसे बड़ी जो इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जो कॉन्फ्रेंस हुई थी एनवायरनमेंट को लेकर के, ये स्टॉकहोम में हुई थी। दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। और उस समय हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने इसको अटेंड किया था और एड्रेस किया था। और उन्होंने अपनी डीप कंसर्न जाहिर की थी रिगार्डिंग डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड इको इम्बैलेंसेस। और 3P, यानी कि उन्होंने ये एम्फिसाइज किया था कि पॉल्यूशन, पॉपुलेशन और पॉवर्टी, क्योंकि हिंदुस्तान एक डेवलपिंग नेशन है, पॉपुलेशन बढ़ती है जा रही है, उस समय भी बढ़ रही थी, अब आज भी बढ़ रही है। और उस समय गरीबी रेखा से नीचे बहुत ज़्यादा लोग थे, अब तो काफ़ी लोग ऊपर आ गए हैं। तो और जितनी जनसंख्या होगी पॉल्यूशन भी उसी लेवल से बढ़ेगा, आपका इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा। तो पॉल्यूशन, पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी आर इंटर रिलेटेड इशूज एंड देयर फोर इंटीग्रेटेड अप्रोच इज नीडेड टू डील विद दीज problems of interrelated issue of pollution, population and poverty।
तो इंडिया ने उस समय ये स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुआ था और उसका इंडिया इज़ वन ऑफ द सिग्नेटरीज। तो जो हमने वहाँ सिग्नेचर किए थे, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को हमने अडॉप्ट किया था, तो उसको अमली जामा पहनाने के लिए, उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए ये 42nd अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का 76 में। और उसके अंतर्गत दो आर्टिकल रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट वो इनकॉर्पोरेट किए गए। जैसे अब मैं पहले तो ये बता रहा हूँ कि ये मैं आज डील करने जा रहा हूँ, वो जो मैंने बताया दो आर्टिकल इनकॉर्पोरेट किए गए, उसमें एक आर्टिकल तो ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस चैप्टर के अंतर्गत आर्टिकल 48A इनकॉर्पोरेट किया गया। दूसरा है एक चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, इसमें आर्टिकल इनकॉर्पोरेट किया गया आर्टिकल 51AG। तीसरा मैं डील करूँगा फंडामेंटल राइट, कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि एनवायरनमेंट को डील करता है। और फिर मैं डील करूँगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसमें आर्टिकल 32 और 26 डिस्कस करेंगे। और लास्ट में डिस्कस करूँगा ट्रीटी मेकिंग पावर, जो कि पावर है पार्लियामेंट को, वो आर्टिकल 253 में है। तो उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भाई शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर के। वो 1976 में एक स्पेसिफिक प्रोविज़न इनकॉर्पोरेट किए गए बाय वे ऑफ 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 42nd अमेंडमेंट क्या था? देखिए 42nd अमेंडमेंट में जो चैप्टर हमारा है एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उस चैप्टर में एक 48A आर्टिकल ऐड किया गया। वो आर्टिकल क्या कहता है? द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। स्टेट शैल एंडेवर, एंडेवर का मतलब है स्टेट शैल ट्राई, स्टेट शैल टेक एवरी एक्शन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड। सेफ गार्ड का मतलब है वो सारे सेफ्टी मेजर लेगा स्टेट, यानी कि स्टेट यहाँ बोला गया है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट विल टेक ऑल मेजर टू सेफ गार्ड दी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, यानी कि एक डायरेक्शन है गवर्नमेंट को इस आर्टिकल के माध्यम से। और एक जो हमारी सिटीजन्स की फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, देखिए 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि ये टू अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टू रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, और आपको ये भाईचारा बढ़ाना है, ब्रदरहुड प्रमोट करना है, और आपको पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय नहीं करनी है, और वायलेंस का सहारा नहीं लेना। तो इस तरह से ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो उसमें ही एक फंडामेंटल ड्यूटी ये भी ऐड की गई 51AG के माध्यम से। 51A आर्टिकल है और सब क्लॉज है उसका जी, तो 51AG इसमें लिखा गया है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। अब नेचुरल एनवायरनमेंट को डिफाइन किया गया है इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। कंपैशन का मतलब है दया और करुणा का भाव, सेंस ऑफ काइंडनेस फॉर लिविंग क्रिएचर्स। लिविंग क्रिएचर्स में आपका वाइल्ड एनिमल भी आ गए और डोमेस्टिक एनिमल्स भी आ गए, बर्ड्स आ गए। तो ये आर्टिकल आपका एक ड्यूटी इम्पोज करता है ऑन एवरी सिटीजन। तो कुल मिलाकर के हम इन दोनों के लिए ये कह सकते हैं कि दी टू प्रोविजन इम्पोज टू फोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। टू फोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इम्पोज करते हैं। एक तरफ तो ये डायरेक्शन देते हैं स्टेट को, यानी कि गवर्नमेंट को, फॉर प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, और दूसरी तरफ ऑन अदर हैंड इट इम्पोजेज ए ड्यूटी ऑन एवरी सिटीजन टू हेल्प इन द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। यानी कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना है तो वो खाली सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, उसमें हर सिटीजन को योगदान देना है, तभी आपका ये हम लोग इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। बिना लोगों के सहयोग से इसमें आगे नहीं बढ़ा जा सकता।
और 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से किया गया कि ये जो ये जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के जो मसले थे ये पहले स्टेट लिस्ट में आते थे। देखो ये स्टेट दो किस्म की लिस्ट रहती हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टेट लिस्ट में स्टेट से रिलेटेड सब्जेक्ट रहते हैं और कंकरेंट लिस्ट में इससे ऐसे मुद्दे रहते हैं जहां स्टेट के भी डील कर सकता है और सेंटर भी डील कर सकता है। एक सेंट्रल लिस्ट होती है, उसमें खाली वो मुद्दे होते हैं जो सेंटर ही डील करता है, जैसे कि डिफेंस, रेलवेज, ये सारे सेंट्रल मुद्दे हैं, ये सेंट्रल लिस्ट में आता है। तो कंकरेंट लिस्ट में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को लेकर आया गया ताकि ये इस पर सेंटर भी इस पर रूल एक्ट पास कर सके, पार्लियामेंट इसके ऊपर कुछ डेलिब्रेट कर सके और इसमें को बिल इंट्रोड्यूस के माध्यम से, इंट्रोडक्शन के माध्यम से इस पर कुछ एक्ट बनाए जा सके। तो ये भी 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से किया गया। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगा, तो ये तो मैंने आपको बताया अबाउट 2 आर्टिकल। याद रखिएगा ये जो आर्टिकल 48A है और आर्टिकल 51AG, ये आपका अगर कोई ऐसे भी आता है रिगार्डिंग एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, तो ये आप या फिर इवन फॉरेस्ट कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो आँख मीच के आप ये दोनों आर्टिकल्स का मेंशन कर सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल 51AG। और कोशिश कीजिएगा एज इट इज़ उसको आप याद करके उसमें लिखें और उसको फिर एक्सप्लेन कीजिए अगर ये ऐसे आता है इस टॉपिक पे, और जनरल स्टडीज़ में भी ये आ सकता है। तो नेक्स्ट मैं डिस्कस करूँगा, एज यू नो 7 फंडामेंटल राइट्स हैव बीन मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जब शुरू में बना था तो 7 थे और एक बाद में राइट टू प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से इसके हटा दिया गया था, वो लीगल राइट में कन्वर्ट हो गया था। तो उसी 7 जो फंडामेंटल राइट्स मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें एक राइट है राइट टू लाइफ, दैट इज अंडर आर्टिकल 21। तो ये राइट टू लाइफ क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि किसी आप जो लिखा गया है उसी के ही तहत ही, एक रिटर्न प्रोसीजर के हिसाब से जो लॉ में कहा गया उसी के हिसाब से आप किसी की पर्सनल लिबर्टी या लाइफ पे अटैक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो इसमें कहीं भी एनवायरनमेंट शब्द नहीं लिखा गया, लेकिन वेरियस कोर्ट्स के जजमेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट हैं और हाई कोर्ट के भी जजमेंट हैं, जहां इन्होंने कहा है कि राइट टू लाइफ इज नथिंग बट राइट टू होलसम एनवायरनमेंट। यानी कि राइट टू एनवायरनमेंट इज एम्बेडेड इन राइट टू लाइफ। तो वो एक अपन आगे डिस्कस करेंगे किस किस जजमेंट में ये कहा गया है। तो ये कोर्ट का जजमेंट हैं, वेरियस जजमेंट्स हैं ऑफ हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट, वेयर दे हैव मेंशन्ड दैट द राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू एनवायरनमेंट और राइट टू होलसम एनवायरनमेंट। और होलसम एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? इट इंक्लूड पॉल्यूशन फ्री एयर एंड वाटर। देखिए एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इंडिया में जब से जनसंख्या बढ़ रही है 70s ऑनवर्ड काफ़ी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बढ़ रही है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस बढ़ती जा रही है, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है और आपकी एग्रीकल्चरल फील्ड बढ़ रहे हैं, आउटपुट बढ़ रहा है, तो आपका रिसोर्स डिग्रेडेशन हो रहा है। और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, आपका सॉइल रिलेटेड इश्यूज हों, तो ये सारे आज सॉइल डिग्रेडेशन है, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है, बायोडाइवर्सिटी डिग्रेडेशन है, ये सब बढ़ रहा है। इंस्पाइट ऑफ रेंज ऑफ रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट, आपके एक्ट हैं, लॉज हैं, उनके रहने के बावजूद भी बढ़ रहा है। तो जुडिशरी ने ये सब नोट किया। 80s के बाद जो हमारी जुडिशरी है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट, वो इसमें प्रोएक्टिव हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट अज्यूम्ड ए प्रोएक्टिव रोल ऑफ पब्लिक एजुकेटर, पॉलिसी मेकर एंड सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए सरकार को कई बार सरकार सो जाती है, ब्यूरोक्रेट सो जाते हैं,
वो ध्यान नहीं देते हैं। कई दफ़े पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती है कि इसको ये इशू को नहीं छेड़ेंगे, छेड़ना है तो फिर वोट बैंक प्रभावित होगा। तो बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जहां गवर्नमेंट जानबूझ करके कहीं हाथ नहीं डालती है। तो उस मामले ऐसे कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट बीच में आता है, वो प्रोएक्टिव रोल प्ले करता है, और ये 80 के बाद से ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो जो पॉलिसी मेकिंग की वैसे इशू तो ये मुद्दा तो सरकार का है, लेकिन सरकार को भी जगाना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई इस पे पॉलिसी बनाइए, ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है, आपने क्या किया। तो कई बार वो सुपर एडमिनिस्ट्रेटर का भी रोल एज्यूम करता है ये सुप्रीम कोर्ट। तो वेरियस रूलिंग्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, उसमें उन्होंने कहा है कि राइट टू लाइफ, दैट इज आर्टिकल 21, इंक्लूड राइट टू होलसम इन्वायरमेंट फॉर फुल इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, यानी कि राइट टू इंजॉयमेंट ऑफ पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर। जब उसको शुद्ध वायु और शुद्ध साफ पीने का पानी ही नहीं मिलेगा तो वो राइट टू, वो क्या लाइफ एंजॉय करेगा। तो ये बेसिक एलिमेंट्स हैं लाइफ के। तो इसलिए उन्होंने कहा कि राइट टू लाइफ इज नथिंग बट राइट टू होलसम एनवायरनमेंट। यही चीज़ मैंने आपको समझा दी है जो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ मेंशन है। और दूसरे पैराग्राफ में देखिए, एक सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1991 का ये जजमेंट है। इसमें इन्होंने कहा है कि राइट टू एनवायरनमेंट इज ए फंडामेंटल राइट of every citizen of India and is included in the right to life guaranteed under Article 21 of the Constitution। क्लियरली ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मेंशन किया है कि भाई राइट टू एनवायरनमेंट आपका फंडामेंटल राइट है हर एक नागरिक का, और ये इसमें इंक्लूडेड है राइट टू लाइफ में। यानी कि राइट टू लाइफ को इन्होंने इस तरह से इंटरप्रिटेशन दिया है, और इस जजमेंट में भी दिया है, और भी बहुत सारी जजमेंट्स हैं जिसमें ये मेंशन किया गया है। यहाँ देखिए, ये आप सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से गवर्नमेंट को लताड़ा है, डंडा मारा है। क्योंकि मैंने पहले बताया ना कि गवर्नमेंट को कई बार जगाना पड़ता है। ये एक एनजीओ है, एनवायरो लीगल काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन। ये एक वेल नोन रेप्यूटेड एनजीओ है, और उसका केस था वर्किंग यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का। ये डिसीजन में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। इफ़ मेयर एनैक्टमेंट ऑफ लॉज रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ एनवायरमेंट वाज टू इंश्योर ए क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, then India would have perhaps the least polluted country in the world. But this is not so. There are more than 200 central and state statutes, यानी कि 200 से ज़्यादा हमारे पास सेंटर के या स्टेट के ऐसे लॉ एक्ट मौजूद हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से कनेक्टेड हैं, रिलेटेड हैं। लेकिन इतने सारे अनेक्टमेंट के बाद भी हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ रहा है ओवर ए पीरियड, ओवर द ईयर्स। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने एक किस्म से जूते लगाए हैं कि आप इतने सारे एक्ट होने के बाद भी आप इसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं कर रहे हो, तभी तो आपका पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ये एक और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है, 1996 का है ये। एमसी मेहता एक बहुत ही वेल नोन लॉयर हुए हैं जिन्होंने बहुत एनवायरनमेंट से रिलेटेड केसेस सुप्रीम कोर्ट में लड़े हैं। अब तो बुज़ुर्ग हो गए। तो 90s के दशक में ये बहुत तूती बोलती थी इनकी, और इंडिया के एनवायरनमेंट को सुधारने में, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन को टैकल करने में, गवर्नमेंट को जगाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ, ये कमलनाथ साहब वही हैं जो कांग्रेस के लीडर हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस इनका एक केस था, इसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, ये एक कमलनाथ साहब का एक कंपनी थी, ऑर्गेनाइजेशन, कहा जाता है स्पैन मोटल्स करके एक रिजॉर्ट था हिमाचल प्रदेश में, मनाली के आसपास, कुल्लू मनाली के बीच में, और वहाँ ब्यास नदी के किनारे।
और उस स्पैन मोटल रिजॉर्ट ने काफ़ी लैंड को अनक्रोच कर लिया था। गवर्नमेंट लैंड थी, कुछ फॉरेस्ट की थी, कुछ रेवेन्यू की थी। और ब्यास रिवर का जो फ्लो था वो डाइवर्ट कर दिया। तो इसको लेकर के ये कुछ एनजीओ फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या फैसला सुनाया इसमें कि सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द एनी डिस्टर्बेंस ऑफ बेसिक एनवायरमेंट एलिमेंट्स उन्होंने कहा एयर वाटर एंड सॉइल विच आर नेसेसरी फॉर लाइफ वुड बी हजार्डस टू लाइफ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21। यानी कि ये सारे एलिमेंट आर्टिकल 21 में ही आते हैं, एयर वाटर और सॉइल, और इनसे जो छेड़छाड़ आप करेंगे इसका मतलब है कि आप जनता के जीवन से छेड़छाड़ कर रहे हैं और उनकी लाइफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर कोर्ट ने फर्दर कहा कि वेरियस प्रोविजंस ऑफ अदर एनवायरमेंटल लॉज, जो एक ये एयर एक्ट है, एक वाटर एक्ट है, और एक वाटर एक्ट सबसे पुराना है 1974 का, और एयर एक्ट है 1981 का। वो उनको भी प्रोविजन, देयर प्रोविजन वर आल्सो एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट अंडर आर्टिकल 21। क्योंकि बड़े पॉलिटिशियन का मामला था, कमलनाथ जी उन दिनों सेंटर में मंत्री होते थे, पर्यावरण मंत्री, तो इसलिए कोई स्टेट गवर्नमेंट है इसमें हाथ नहीं डालता था, स्टेट गवर्नमेंट भी पल्ला झाड़ लेती थी। तो ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद इस केस में ये फिर वहाँ वो इसमें कुछ सुधार किए गए, जो कि एनक्रोचमेंट किया गया उसको हटाया गया, कुछ जुर्माना लगाया गया स्पैन मोटल्स पे। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद, इंटरफेयर करने के बाद ही इसमें कुछ फ्रूटफुल एक्शन लिया जा सका। अदरवाइज सरकारें अपने हिसाब से चलती रहती हैं। दूसरा ये एक और इम्पॉर्टेंट मामला है जिसमें आर्टिकल 21 का मेंशन किया गया है, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेहता साहब ने, ये गंगा पॉल्यूशन केस के नाम से कहा जाता है। तो हो ये रहा था कि बहुत सारी चमड़ा उद्योग, टैनरीज बोला जाता है, तो चमड़ा उद्योग जो है वहाँ से जो चमड़ा रंगाई में बहुत सारे केमिकल यूज होते हैं, और वो सारे केमिकल गंगा में बिना ट्रीटमेंट के बहाए जा रहे थे। तो इस पे एनजीओ पहुंच गए, मेहता साहब पहुंच गए कि गंगा को बर्बाद किया जा रहा है। ये भी 96 के आसपास का केस है, जजमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में अपने फैसले में क्या कहा, दी क्लोजर ऑफ इंडस्ट्री दैट इज टैनरीज में ब्रिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट, बट लाइफ, हेल्थ एंड इकोलॉजी हैव ग्रेटर इम्पोर्टेंस फॉर द पीपल। ये आर्टिकल 21 में उन्होंने कहा कि भाई सरकार ने बोला जी ये तो टैनरीज बंद हो जाएंगी, चमड़ा उद्योग बंद हो जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों को बेरोजगार हो जाएंगे, सरकार को रेवेन्यू आ रहा है वो भी नहीं बंद, वो भी बंद हो जाएगा। तो कोर्ट ने कहा हो जाने दीजिए, लोगों की लाइफ, हेल्थ और इकोलॉजी की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और कोर्ट ने फर्दर इसमें ये कहा, जो आगे लिखा है कि just like an industry which cannot pay minimum wages to its worker cannot be allowed to exist, जो इंडस्ट्री मिनिमम वेजेज नहीं पे कर सकती उसको चालू रहने की इजाज़त नहीं है। इसी प्रकार से एक टैनरी अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट भी नहीं इंस्टॉल कर सकती तो उसको कंटिन्यू करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। डायरेक्ट ट्रेड एफ्लुएंट आप गंगा में नहीं बहा सकते। तो ये इस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट फैसला अंडर आर्टिकल 21 सुनाया गया बाई सुप्रीम कोर्ट। इसी तरह से एक और ये केस है, ये आर्टिकल 21 का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो बहुत सारे केसेस में फैसले सुनाए गए। ये एक और एनजीओ है, रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र, RLE के बोलते हैं शॉर्ट में, वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसको पॉपुलरली आप देहरादून लाइम क्वेरिंग केस कहते हैं। देहरादून मसूरी रोड पे लाइम की, ये चूना की खाने हैं लाइम स्टोन की, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अंधाधुंध उसकी क्वेरी हो रही थी लाइम की 88 के आसपास, 88 से भी पहले। तो सारा वातावरण में पॉल्यूशन था, लोगों के खेत डिस्ट्रॉय हो गए, उनके कैटल मर गए क्योंकि ऊपर से मलबा आता था, उनके घर तबाह हो गए, और पानी के स्रोत सारे सूख गए। तो उस क्वेरी की वजह से
और अनऑथोराइज क्वेरी चल रही थी, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का ही हवाला दिया कि ये इस तरह से आप इसे बंद कीजिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। सुप्रीम कोर्ट का मेंशन किया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नॉट बी अचीव्ड एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड पीपल्स राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट। कोर्ट इंटरप्रेटेड आर्टिकल 21 टू इंक्लूड राइट टू लिव इन ए हेल्दी एनवायरमेंट विद मिनिमम डिस्टर्बेंस टू इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि आपका लोगों का जो इकोलॉजिकल बैलेंस से छेड़छाड़ करके और लोगों की लाइफ से छेड़छाड़ करके आप ये इंडस्ट्री नहीं चला सकते। आपकी इस तरह की इकोनॉमिक प्रोग्रेस की ज़रूरत नहीं है। एक और केस मैंने मेंशन किया है, दामोदर राव वर्सेस एसओ यहाँ स्पेशल ऑफिसर है ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, हैदराबाद का केस है 1987 का। यहाँ भी कुछ पार्क वगैरह इस तरह की लैंड और वाटर बॉडीज़ को अनक्रोच कर लिया गया था बाय गवर्नमेंट, जो कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि आप ये आर्टिकल 21 में ये सब नहीं कर सकते। ये लैंड पार्क की जो ज़मीन है या वाटर बॉडी है, ये दीज आर मेंट फॉर इंजॉयमेंट ऑफ द पीपल, और आर्टिकल 21 के तहत इसे ये इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो मैंने अभी तक आपको दो प्रोविज़न जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो मेंशन किए, बल्कि तीन। एक आर्टिकल 48A, that is directive principles of state policy, article 51AG, that is under fundamental duties of the citizen। तीसरा मैंने डिस्कस किया राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये आर्टिकल 32 है। तो इसमें क्या है कि दिस आर्टिकल 32 प्रोवाइड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, विच मीन्स a person has right to move to Supreme Court for getting his fundamental rights protected। अगर किसी व्यक्ति को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये फील होता है कि भाई मेरे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है, मेरे फंडामेंटल राइट्स को की वायलेशन की जा रही है, तो वो व्यक्ति या वो ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। और अगर वो हाई कोर्ट में जाना चाहे तो वो अंडर आर्टिकल 226 में भी जा सकता है। तो ये दो आर्टिकल हैं। आर्टिकल 32 में वो जा सकता है व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन टू सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के अंतर्गत वो जा सकते हैं टू हाई कोर्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, क्योंकि हाई कोर्ट डिफरेंट स्टेट्स में है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस आर्टिकल 32 को कहा था सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। अगर ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ना हो तो ये लोग कहाँ जाएंगे। तो ये लोगों के बचाव का एक जरिया है ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो उन्होंने फर्दर बोला कि आर्टिकल 32 मेक सुप्रीम कोर्ट द डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट, यानी कि इस आर्टिकल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है कि कोई अगर छेड़छाड़ करेगा तो हम बीच में हैं। सॉरी। फिर ये मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर इमरजेंसी लग जाए देश में, जैसे हमारे देश में एक इमरजेंसी एक ही बार लगी है 1975 में, जब श्रीमती इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। तो इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोक्लेम करता है इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। उस केस में ये आपका राइट टू आर्टिकल 32 है, ये दैट रिमेन सस्पेंडेड। तब आप कोई भी व्यक्ति जो कि फिर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, न आप 226 में हाई कोर्ट को जा सकते, न आप सुप्रीम कोर्ट को जा सकते, क्योंकि ये सस्पेंड हो जाता है। क्योंकि अंबेडकर साहब का ये कहना था, जो कि हमारे चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के, उनका ये कहना था कि इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एज ए होल
आर ऑफ मच ग्रेटर इम्पोर्टेंस देन दोज ऑफ द इंडिविजुअल। यानी कि यहाँ जब इमरजेंसी होती है तो स्टेट का मामला बड़ा हो जाता है इंडिविजुअल के मुकाबले। मान लीजिए कोई अटैक हो गया, फॉरेन दुश्मन ने अटैक कर दिया, या कोई और इमरजेंसी लग गई, फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो उस समय किसी भी कारण से तो ये आपका स्टेट का मुद्दा सुप्रीम हो जाता है, इंडिविजुअल लिबर्टी नीचे चली जाती है। तो एट दैट टाइम इंडिविजुअल लिबर्टी कैन नॉट बी अलाउड टू डिस्ट्रॉय द वेरी फैब्रिक ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो जाता है। तो ये डिस्कस करने के बाद अब अपन आते हैं ट्रीटी मेकिंग पावर। देखिए, भारत की जो सरकार है, हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी ट्रीटी साइन की हुई हैं, एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं एट ग्लोबल लेवल। जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट इज सिग्नेटरी टू वेरियस कन्वेंशन या एग्रीमेंट्स। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक हमने CBD है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 की, तो उसको हमने सिग्नेचर किया। तो उसमें जो कन्वेंशन में जो लिखा गया है उसको प्रैक्टिकल में उतारने के लिए एक्ट बनाना पड़ेगा, लॉ बनाना पड़ेगा। तो वो एक्ट बनता है पार्लियामेंट के माध्यम से। और पार्लियामेंट को कौन पावर देता है? आर्टिकल 253। तो आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव पावर टू द लेजिस्लेशन, टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू pass an act, to frame laws related to conventions or agreements which have been signed by Indian government at various international platforms। तो ये सारे जो हमें, ये जो मैंने 4 मेंशन किए हुए हैं, सबसे पहले है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। ये आपका, इसको एयर एक्ट बोला जाता है शॉर्ट में। 81 में ये फ्रेम किया गया था, पास किया गया था। फिर है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, EPA बोलते हैं, 1986, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट। ये सारे एक्ट में भी ये इन्हीं के कारण पास किए गए हैं। जैसे 72 का मैंने आपको जिक्र किया, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन का इंडिया ने सिग्नेचर किया। श्रीमती इंदिरा गांधी गई थी स्टॉकहोम, जो उसको कहा जाता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। इंडिया ने सिग्नेचर किया स्टॉकहोम में डिक्लेरेशन में। तो उसको अमलीय जामा पहनाने के लिए हमने ये पास किए। एयर एक्ट बनाया 1981 में और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया 1986 में। तो जो प्रीएम्बल है, हर एक एक्ट से पहले प्रीएम्बल होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के से भी पहले प्रीएम्बल है, तो यानी कि प्रस्तावना, यानी कि प्रीएम्बल जो है हमारे एयर एक्ट का 1981 का और EPA 1986 का, उसमें क्लियरली मेंशन है कि दीज एक्ट हैव बीन पास टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन विच वर टेकन एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट हेल्ड इन स्टॉकहोम इन 1972। और जो ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट है, इसका भी प्रीएम्बल मैं आपको दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है। ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 में पास हुआ था, जिसके तहत NGT फंक्शन कर रहा है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और रीजनल ऑफिस कलकत्ता, भोपाल या साउथ में भी शायद बेंगलोर में है। तो इसमें भी देखिए आप, ये 4 पैराग्राफ पढ़िए। पहले पैराग्राफ में मेंशन है अबाउट कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिसमें मैडम गांधी ने पार्टिसिपेट किया था स्टॉकहोम में 1972 में। उसके डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये ग्रीन ट्राइब्यूनल बनाया गया। फिर मेंशन किया गया है 1992 में एक और कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये रियो डी जेनेरो में हुई थी, जिसको अर्थ समिट भी कहा जाता है। तो वहाँ जो फैसले लिए गए, इंडिया ने सिग्नेचर किए, उसको अमली जामा पहनाने के लिए ये NGT बनाया गया। और फिर देखिए तीसरे नंबर पे राइट टू लाइफ का भी इसमें जिक्र किया गया है, आर्टिकल 21 का। क्योंकि आर्टिकल 21 ये कहता है कि राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट हैज़ बीन कंस्ट्रूड एज ए पार्ट टू द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Therefore, this green tribunal has been framed to
implement the various decisions which were taken in these conferences, or to implement the Article 21 of the Indian Constitution in practice. तो ये सारे प्रोविजन थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए, जो विच हैव बीन मेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अगर कुछ और क्लैरिफिकेशन हो तो आप मुझे ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं जो मेंशन है यहाँ पे, और कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के अगर कंटेंट आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, स्पेशली दोज कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे यूपीएससी लेवल पे हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन लेवल पे हो। तो ये इस तरह की वीडियो मैं लाता रहूँगा फॉर दी बेनिफिट ऑफ दी ऑल दी स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन वेरियस काइंड ऑफ एग्ज़ाम। तो आज के अंक में इतना ही, विदा लेता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।